एक बार फिर फैसल मॉनसून ने अपनी ताकत दिखाई है। अगर सुपर फ्लड की सूरत हुई तो ज्यादा से ज्यादा हमारे 550 के करीब रिलीफ कैंप से लोग आ सकते हैं। कुछ लोग रेजिस्ट कर रहे हैं तो उनको बाय फोर्स निकाला जा रहा है। कहते हैं ना, कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। कैसे पाकिस्तान जीत गया अफगानिस्तान से? ऐसा लग रहा था पाकिस्तान शायद हारना चाह रहा था ये मैच, जैसा लग रहा था। मानसून का एक और धुआंधार स्पेल। दरियाए चनाब का सैलाबी रेला मुल्तान डिवीजन की हदूद में पहुंच गया। दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब। पीडीएम पंजाब का कहना है कि दरियाए सतलुज, रावी, चनाब और मुल्का नालों में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार रहेगी। रावी और सतलुज के रेलों ने फसलों को तबाह और घरों को मलियामेट कर दिया। लाखों लोग बेघर होकर खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। सिंध में शदीद सैलाब के खतरात मंडलाने लगे। गुड्डू के मकाम से 12 लाख क्यूसेक तक पानी गुजरने का खदशा। टंडू मोहम्मद खान, ठट्टा और सजावल का इलाका ज़ेरे आब आने लगा। 9 लाख क्यूसेक से ऊपर की रेले की तैयारियां कर रखी हैं। करीमों से गुड्डू तक पानी पहुंचने में 2 दिन लगेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दरियाए सिंध के बंद पर हर क्वार्टर मील के फासले पर निगरानी जारी है। हमने इन देहात की निशानदेही कर ली है जो ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं। मटियारी, नौशेरो फिरोज, घोटकी में भी कच्चे के इलाकों से नकल मकानी जारी। मुतासिरा इलाकों में लोग हिफाजती बंदों पर पनाह लेने पर मजबूर हो गए। पाकिस्तान और चीन अजीम दोस्त हैं जो हर आजमाइश में पूरा उतरे हैं। बेल्ट एंड रोड सी पैक मंसूबा सदर शी जिनपिंग की मिसाली क़यादत का सबूत है। पाकिस्तान की अवाम चीन के साथ दोस्ती को दिल से पसंद करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर से मुलाकात में गुफ्तगू। खित्ते की सूरत हाल, दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात के दौरान मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने चीनी सदर की कायदाना सलाहियतों की तारीफ की। कहा, शी जिनपिंग ने कहा, चीन इक़्तिसादी तरक्की के तमाम शोबों में पाकिस्तान की मदद जारी रखेगा। यूट्यूबर्स के खिलाफ नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट का घेरा मजीद तंग। जॉय की ऐप को प्रमोट के इल्जाम के गिरफ्तार। डकी भाई के मजीद इंकशाफात। सोशल मीडिया पर नौजवानों को कैसे बहकाया जाता है, प्रोग्राम में आज होगी बात। और सैफरी की सीरीज के चौथे मैच में पाकिस्तान टीम 170 रन के हदफ के ताकुब में 9 विकेटों के नुकसान पर 151 रन पर ही हिम्मत हार गई। अफगानिस्तान के स्पिनर नूर अहमद, राशिद खान, मोहम्मद नबी, फास्ट बॉलर फजल हक फारूकी ने 2-2 विकेटें हासिल की। शिकस्त के बावजूद कौमी टीम इवेंट के पॉइंट्स टेबल पर सर फहरिस्त। मेज़बान यूएई अब तक कोई मैच जीतने में कामयाब नहीं हो सका और वो 2 मैचेस में नाकामी के साथ पॉइंट्स टेबल पर आखिरी नंबर पर। अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नू बखैर आगले वश के दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ फैसल करीम और मैं हूँ सादिया सैमसन। एक बार फिर फैसल मॉनसून ने अपनी ताकत दिखाई है एंड सैलाबी रेले जिस तरह से आगे बढ़े हैं, मुख्तलिफ हिस्सों पे जिस तरह से तबाही मचा रहे हैं, पिछले 24 घंटों में ये सूरत हाल जो कल हम शो करने के बाद गए थे मज़ीद संगीन हुई है और बारिशों और सैलाब के बाइस इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है, 18 अफराद जान से निकले। 18 अफराद जान से जा चुके हैं, 29 ज़ख्मी हैं और मजबूरी जो अमवात है उसकी तादाद भी अब बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ रही है। सबसे ज़्यादा नुकसान की अगर बात की जाए अभी तक वो पंजाब में हुआ है। जनूबी पंजाब का मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ में ख़तरे की घंटियाँ भी बज रही हैं इस वक्त। बिल्कुल, और चनाब है, फिर दूसरी लहर वहाँ पर भी एक्सपेक्ट की जा रही है। पहले से ज़्यादा ख़तरनाक इस वक्त उसे करार दिया जा रहा है और हुकाम ये कह रहे हैं कि ये जो सूरत हाल बन रही है इसमें लोगों को भी अपना किरदार करना पड़ेगा अदा। एंड द लॉट ऑफ पीपल जो कि इस बात के ऊपर थोड़े से कंसर्न होते हैं कि वो कहाँ जाएं, उनके पास कौन सी ऐसी जगह हैं। तो इस वक्त बताया जा रहा है तकरीबन 239 पुल जो हैं वो मुतासर हो चुके हैं और इस वक्त 671 किलोमीटर सड़कें पानी के साथ बह गई हैं। सो दिस इज अ सिचुएशन जो हम यहाँ से बैठ कर रिपोर्टिंग द नंबर ऑफ पीपल 9 लाख अफराद जो हैं अब बताया तो जा रहा है कि महफूज मकामात पर उन्हें मुंतकिल किया गया है। लेकिन साथ ही जो सबसे ख़राब चीज़ होती है ना, वो जब ये हुक्काम की तरफ से ये बात आती है, फिक्र ना करें, सब कंट्रोल में है। अब सवाल ये है, अगर सब कंट्रोल में है तो 239 पुल और 671 किलोमीटर की सड़कें पानी के साथ कहाँ बह गई? ऐसा लगता है पुल और सड़कें भी हमारे खुद ही छुट्टी पे चली गई हैं, हुकूमत को इत्तला दिए बगैर, इसलिए हुकूमत को पता ही नहीं है कि ये सब हुआ क्या है।
बिल्कुल। और कुछ जगहों पर खाने पीने की अशिया कम है, कुछ जगहों पर खाना नहीं है, उनके जानवरों को चारा नहीं मिल रहा है, तिब्बी इमदाद है। खैर, हुकूमती वुज़रा के बयानात से ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ ही बेहतरीन तरीके से चल रहा है, सब अच्छा है का रिकॉर्ड हुकूमत के पास हमेशा तैयार रहता है। अगले दिनों में हमें शायद ये भी सुनने को मिले कि ये सैलाब आवाम की बेहतरी के लिए आया। अगले दिनों को क्या, हमने ये सुन भी लिया है। मुजफ्फरगढ़ का हालिया आपने जिक्र किया, तो हम चलते हैं मुजफ्फरगढ़ और वहाँ की सूरत हाल क्या है। राव कामरान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, ज़रा बताइए मुजफ्फरगढ़ में क्या सिचुएशन है? बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ दरिया चनाब के मकाम पर मौजूद और जो है सैलाबी पानी ने जो है पूरी बस्तियां जो हैं वो डबो दी हैं। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक जो है अब तक जो है 14 गांव जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं और उसमें हज़ारों एकड़ जो अराजी है जिसमें बागात हैं, लोगों की खड़ी फसलें हैं, गन्ने की, कमांद की, चावल की और दूसरी फसलें जो हैं वो तमाम जो है वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। मैं आपको बताऊँ कि इसमें जो है 139 मौज़ाजात जो हैं वो ज़िले भर में वो ज़ेरे आब आने का जो है खदशा है। दूसरी जानिब आपको ये भी बताएंगे कि इस वक्त हम रेस्क्यू एहलकारों के साथ जो है एक बस्ती की जानिब बढ़ रहे हैं। मेरे कैमरामैन भी आपको दिखाएंगे कि जिस बस्ती की जानिब हम बढ़ते जा रहे हैं, ये बस्ती जो है यहाँ पर जो है कुछ लोग हमें मालूम हुआ है कि घरों में भी इस वक्त जो है वो महसूर हैं, कुछ जो है वो नकल मकानी कर चुके हैं। उन लोगों की तरफ हम कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों की तरफ जाया जाए, उन्हें समझाया जाए कि इंतहाई ऊँचे दर्जे का सैलाब है और आप जो है फौरी तौर पर नकल मकानी कर जाएँ। हमारे साथ रेस्क्यू के एहलकार भी जो है वो इस वक्त हमारे साथ हैं। हम भी एक बोट पर सवार होकर इस बस्ती की जानिब जो है बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी जानिब आपको ये भी बताएंगे कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 22 जो है फ्लड रिलीफ कैंप लगाए गए हैं। उन कैंपों में 3 वक्त का खाना, अद्वियात, साफ़ पानी, जानवरों का चारा जात और तमाम ही जो है सहूलियात जो है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से दी जा रही हैं। और फ्लड बंदों पर इस वक्त जो सैलाब मुतासरीन बैठे हैं उनके लिए जो है टेंट भी इंतज़ामिया ने जो है वो बंदोबस्त किया है। तमाम तर इंतज़ामिया की जानिब से इंतज़ामात मुकम्मल किए गए हैं, लेकिन ताहाल कुछ लोग हैं जो घरों से निकलने पर तैयार नहीं हैं। उनका कहना यह है कि जिस वक्त हम अपने घर छोड़कर बाहर निकलते हैं तो हमारे घरों में जो है वो चोरियां हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया, डिटेल्स आप हमारे साथ शेयर कर रहे थे। उधर झंग की सूरत हाल मज़ीद ख़राब हुई है। तरीमों के मकाम पर अब जो बताया जा रहा है, कह रहे हैं कि सैलाब जो है वो 4,34,000 क्यूसेक का रेला यहाँ से गुजर रहा है। अपने नुमाइंदे से डिटेल्स हासिल करते हैं। अदनान नूर हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान, लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन जो रेस्क्यू के हवाले से बातें की जा रही हैं, फ्लड रिलीफ कैंप्स के बारे में बताया जा रहा है, लोगों को क्या वहाँ पर सहूलियात मिल रही हैं? चनाब में इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब तरीमू के मकाम से 4,34,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है और यहाँ जो झंग तहसील के 200 से ज़्यादा जाते हैं, इनके मुतासरीन अभी तक जो है वो रेस्क्यू किए जा रहे हैं और यहाँ हिफाजी बंद और मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से और सरकारी तौर पर भी मुख्तलिफ फ्लड रिलीफ कैंप लगाए गए हैं जहाँ इन्हें मेडिसिन भी मुहैया की जा रही हैं। तमाम यहाँ कुछ मुतासरीन हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि ये क्या कहते हैं। जी भाईजान, घर तबाह हो गए, उस तो बाद बच्चे के ना बीमार होना शुरू हो गए, फसलें तबाह हो गई हैं, फसलें तबाह हो गई हैं जी। साड़ी रात ਨੂੰ डकैती शुरू हो गई है। सारी रात 2-3 इधर लांचा गई हुई हैं डकैती वाले, ना से इधर दे उधर दे सानू आंदे सी हुकूमत दे बंदे वधिया ते बंदे डकैती दे वधे जी। असी अगे बर्बाद हो गए, तो सन चोरा बर्बाद कर छोड़िया यार। असी बिल्कुल मरियम निवास साड़ी सपोर्ट है तेरे नाल, साडा उत्थे एरियल वेखो, साडा चेक करो, साड़ी हर शे तबाह हो गई ने, फसलां तबाह। असी आप बिल्कुल घर फना हो गए, नकाश लभदी पे राती डकैत जेड़े वो साढ़े आलू थे। जी बिल्कुल, इनका ये मुतासरीन का ये कहना है कि इनकी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और इनके घरों में इस वक्त तक पानी खड़ा है। रोज़गार का मसला है और साथ साथ जो लोग अभी मुतासरा इलाकों में अपने घरों की हिफाजत के लिए पड़े हैं वो भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। आप हमें जंग से अपडेट कर रहे थे और सिचुएशन अब यह है कि हम पंजाब का तो तस्करा कर रहे हैं। पंजाब अफेक्ट हो चुका है, शिमाल गिलगित बल्तिस्तान खैबर पख्तूनख्वा अफेक्ट हो चुका है, सिंध में चीज़ें आ रही हैं, नॉट टू फॉरगेट बलूचिस्तान, सो नॉट टू फॉरगेट बलूचिस्तान एज वेल। तो हम सिंध की भी आगे चल के ज़रूर बात करेंगे, लेकिन हमारे नुमाइंदे जो हैं शाहिद अली वो इस वक्त सखर में मौजूद हैं और वहाँ सूबाई वज़ीर आबपाशी बलूचिस्तान सादिक उमरानी भी मौजूद हैं। तो शायद ज़रा वहाँ की सूरत हाल भी बताइए और सादिक उमरानी से भी गुफ्तगू करिए, क्या सिचुएशन है इस वक्त बलूचिस्तान की भी, अगर आप उनसे बात कर सकें। सिंध में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अंदेशा बताया जा रहा है। उसके सबब सिंध में जो है इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं, कड़ी निगरानी साथ बंदूकी की जा रही है। लेकिन हम बात करते हैं इस वक्त
बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान में कुछ माह पहले इंतहाई खौफनाक बारिशें हुई थी, बहुत ज़्यादा सैलाबी रेले उस बारिशों से पहाड़ों से आए थे, बड़ा नुकसान हुआ धान का। तो हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर आबपाशी, सीनियर सियासतदान हैं बलूचिस्तान के, सादिक उमरानी साहब। उनसे मालूम करते हैं, बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी, बहुत नुकसान बलूचिस्तान को हुआ, क्या वफाक की तरफ से कुछ मदद मिली और कितना नुकसान हुआ है? देखिए 2022 से और 2010 से हम लोग ये रोते हैं कि वफाकी हुकूमत 2022 में जो नुकसानात बलूचिस्तान और सिंध के अंदर हुआ है लोगों का, उनका अजाला करे, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि उन्होंने कोई मस्बत कदम इस सिलसिले में उठाया है। अभी तक लोग 2022 से जो मुतासर हुए हैं, खुले आसमान तले पड़े हुए, कोई मदद नहीं की गई। अच्छा, कितना नुकसान बलूचिस्तान का हुआ, एक फिगर तो आपके सामने आया होगा? सिर्फ जो हमारे एरिया हैं तो मेरे ख्याल में कोई 5 लाख घराने तबाह बर्बाद हुए हैं, नुकसानात हुए हैं। सूबाई हुकूमत, वज़ीर आला बलूचिस्तान अपनी कावशों से जो मुमकिनात मदद हो सकती वो कर रहे हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत की तरफ से बिल्कुल कोई मदद नहीं हो रही। अच्छा, ये बताएं कि अब जो सैलाब आ रहा है तो बलूचिस्तान के 5 अजला जो हैं वो सिंध की सरहद के साथ हैं, जिनके आप हमें बता दें कि वहाँ क्या सिचुएशन है। आप तो दौरा करके आए हैं। देखिए दौरा किया है, ज़ाहिर है कि लोगों के अंदर खौफ तो है कि इससे पहले 2010 में भी सैलाब आया, जो नुकसानात हुए, खुदा न करे ऐसी सूरत पैदा हो, उसका मुकाबला कैसे किया जाए। इस सिलसिले में PDM के बलूचिस्तान के चेयरमैन हमारे साथ हैं, वो भी जायज़ा ले रहे हैं कि हम लोगों के हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है कि हम क्या मदद करेंगे। लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ कि बलूचिस्तान के इन अज़ला को कि हुकूमत बलूचिस्तान। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शायद डिटेल्स आप हमारे साथ शेयर कर रहे थे। सिंध की सूरत हाल पर मज़ीद आगे बढ़ लेते, ज़रा गोटकी की सूरत हाल जान लेते। कच्चे के जो इलाके हैं वहाँ पर ऑब्वियसली एक ख़तरे के बादल मंडला रहे हैं, बड़ा रेला वहाँ से गुजरने की बात की जा रही है, कश्तियाँ ही रह गई हैं वहाँ पर। पानी तो ऑब्वियसली जैसे वहाँ से गुजर रहा है, लोग क्या इस वक्त सूरत हाल है, किस तरह से वहाँ से अपने आप को ट्रांसपोर्ट करें। बरकत हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट करेंगे। बरकत, पहले ही बता दिया गया था कि कच्चा जो है बुरी तरह से मुतासिर होगा, फिर इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, घोटकी के कच्चे में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है और इन इलाका मकीनों के लिए सिर्फ ये निजी कश्तियाँ ही वाहिद सहारा हैं, जिसकी मदद से वो कच्चे की जानिब मुंतकिल होते हैं, दूर दराज इलाकों का सफ़र करते हैं। इन सड़कों पर जहाँ गाड़ियाँ दौड़ती थी वहाँ आजकल कश्तियाँ चल रही हैं, तो इस वक्त उनके घर और जो रास्ते हैं वो डूबे हुए हैं, पानी की जद में हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश आ जाता है तो इन लोगों की मदद के लिए कौन आता है? आप हमें ये बताएं, खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए, इन गैर महफूज कश्तियों में किस तरह रेस्क्यू हो सकता है? असल में मजबूरी है, जितने गांव देहात वाले लोग फंसे हुए हैं इस पानी में, तो उनको निजी कश्तियों पे महफूज मुकामात की जानिब जाना पड़ता है, क्योंकि सरकारी तौर पर यहाँ पर कोई इक़दाम नहीं है। अगर खुदा न खास्ता ये कभी उलट जाती है कश्ती, तो ये यहाँ के जो हम मकामी लोग हैं एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को निकालते हैं। और यहाँ पर जो 2010 में कई अमवात भी हुई हैं ऐसी गैर महफूज कश्तियों में सफ़र करने की वजह से, मुंतकिल होने की वजह से, क्योंकि इसमें अनाज भी मुंतकिल किया जाता है, माल मवेशी को भी मुंतकिल किया जाता है। ये मजबूरी है हम लोगों की इस कश्तियों में मुंतकिल होना, क्योंकि सरकारी तौर पर हमारी कोई मदद नहीं की जा रही। जी बिल्कुल, यहाँ पर सफ़र करने वाले अफराद जो कि चाहे वो सैर सफ़र के लिए भी आते हैं, तफरीह के लिए भी आते हैं, या यहाँ से सामान मुंतकिल करने के हवाले से, ताहम किसी भी मजबूरी की सूरत में इन कश्तियों का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि खुदा न खास्ता किसी भी हादसे की पेश नज़र इनके पास कोई रेस्क्यू करने का या फौरी तौर पर इतला देने के हवाले से कोई राब्ता नहीं है, कोई इनके पास ज़रिया नहीं है, फर्स्ट एड नहीं है। ताहम लोग मजबूर हैं, अगर तफरीह के लिए आते हैं या आपने किसी मजबूरी के तहत, लेकिन इन कश्तियों में सफ़र कर रहे हैं। शुक्रिया बरकत, डिटेल्स आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। ऑलराइट, तो हमने मुल्क भर से अपडेट्स ली हैं। अब सिचुएशन आगे क्या होने जा रही है, सैयद सलमान अली शाह DG PDM सिंध हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सैलाब दाखिल हो चुका है सिंध में, हुकूमत और PDM की जानिब से क्या इक़दामात किए गए हैं, ज़रा बताइए। देखिए जी, PDM सिंध की तरफ से खुसूसी तौर पे जो मेन काम किया गया है, वो जो हमारी उस दरियाई बेल्ट पे रहने वाले जितने अवाम हैं उनकी जो है वो मैपिंग की गई है। जितने गांव हैं, जितने देहात हैं, जितने यूनियन काउंसिल्स हैं, उसके अंदर क्या क्या जो चीज़ें हैं जो कि डूब सकती हैं या एलिमेंट एट रिस्क जिसको कहा जाता है वो होंगे।
तो उन सब की मैपिंग करके और उनको कहाँ पे शिफ्ट कर रहा है, रिलीफ कैंप कहाँ पे स्टैब्लिश्ड है, कहाँ पे उनको रख रहा है, कितने लोग उस रिलीफ कैंप में आएंगे, ये सारी मैपिंग करके और इसको हमने आवाम के लिए भी जो है वो उसको इंटरेक्टिव इतना रखा है कि कोई भी उस पर जाके अपना गांव का अगर क्लिक करेगा तो उसको वहाँ से जो नज़दीक रिलीफ कैंप होगा उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर मैप पे बड़ा इंटरेक्टिव टाइप का हमने रखा है और इससे हमारी जो डिसीजन मेकिंग है, हमारे जो ऊपर हुकूमती अहदेदार हैं उनकी, हमारे वज़रा की, हमारे वज़ीर बाहरिया की और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को डिसीजन मेकिंग में आसानी हो जाती है। और दूसरी जगह पे साथ साथ जो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, ज़िले इंतज़ामिया के लोग, उनके लिए भी आसानी हो गई है कि उनके पास वो तमाम डाटा मौजूद है कि उन्होंने किन लोगों को इवैक्यूएट कराना है और उनको कहाँ लेके आना है। ठीक है सलमान साहब, गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला साहब ने बयान दिया था और कहा था कि 8 लाख क्यूसेक से 13 लाख क्यूसेक यहाँ से गुजर सकता है और उसकी जा रही है। नीचे बराजेस की क्या कैपेसिटी है? एज़ फार एज़ आई नो, जब हम सखर की बात करते हैं तो वहाँ 900,000 कैपेसिटी ही है। देखिए जी, 13 लाख का तो मेरे ख्याल में जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ मिनिस्टर साहब ने ये जो फिगर्स कहे थे उसमें मेरी नॉलेज तो नहीं है। 13 लाख उन्होंने कहा था, लेकिन उन्होंने जो फिगर दिए थे वो ये फिगर थे कि 9 लाख से कम का रेला आने की उम्मीद है, लेकिन हम सुपर फ्लड के लिए तैयार, हमारी तैयारियां जो है वो सुपर फ्लड के लिए है, ये कहा था। तो 9 लाख पे भी पानी के लिए जो हमारे चैलेंजेस होंगे वो हमारे 3 मेन चैलेंजेस हैं, जिसमें इनफैक्ट दो तो चैलेंज इतने बड़े नहीं है और तीसरा भी इंशाल्लाह ताला कोई इतना मुश्किल नहीं है कि हम उसको हैंडल ना कर सके, क्योंकि उसकी प्लानिंग और जो मोबिलाइजेशन है वो बहुत प्रोएक्टिव वे में हुई है। तो जो 2 चैलेंजेस जो मेन हैं जो कि हो सकते हैं जिनको हमने संभालना है वो है बैराजेस को बचाना और बंदों को बचाना, वो कहीं से उनको किसी किस्म का उस पर शिगाफ ना पड़े ताकि जो सेटल्ड एरिया वो ना तबाह हो, यानी उनकी तरफ कोई तबाही का रुख ना हो। जबकि जो तीसरी और वो सबसे अहम है और वो है कि जो वहाँ पे लोग हैं उनका कोई जानी या उनके माल मवेशी का कोई नुकसान ना हो। साहब, हुकूमत की जानिब से कितने रिलीफ कैंप और मेडिकल कैंप्स, इफ़ यू कैन हेयर मी, या हुकूमत की जानिब से कितने रिलीफ कैंप, मेडिकल कैंप्स बनाए गए हैं? क्या सिचुएशन है वहाँ पे? कैंप्स जो हैं वो आइडेंटिफाइड तो जो है 948 लोकेशंस हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पे लोगों को हम मुंतकिल करेंगे, लेकिन ये आइडेंटिफिकेशन है सुपर फ्लड के सूरत में और जितनी आबादी है उनको अगर मुंतकिल करना पड़े तो रिलीफ कैंप से। लेकिन हमारे कच्चे के कल्चर को समझते हुए कि तो हम जानते हैं कच्चे के लोग अमूमन अपना कोई एक ऑल्टरनेट अरेंजमेंट सेटल्ड एरियाज में रखते हैं, जैसे कोई उनके रिश्तेदार होते हैं या उनके अपने भी वहाँ पे रहायश का इंतजाम होता है। तो इसलिए हम समझते हैं कि अगर सुपर फ्लड की सूरत हुई तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे 550 के करीब रिलीफ कैंप से लोग आ सकते हैं, ये भी ज़्यादा की है। जबकि अगर हम पास्ट हिस्ट्री का डाटा अगर देखें तो 2015 में रिलीफ कैंप में लेस देन 10% लोग आए थे। तो अगर 16 लाख को अगर हम लगाएं तो 16 लाख में से हम अगर जो हमारी हिस्टोरिक डाटा या स्टैटिस्टिक्स मौजूद है तो इसमें से ज़्यादा 1,60,000 लोग कैंप्स में आ सकते हैं सुपर फ्लड की सूरत में। लेकिन हमने फिर भी तैयारी जो है वो 16 लाख के लिए भी की है कि अगर कोई भी आना चाहे तो वो भी आ सकता है। और जो हमारा अंदाजा है कि हम मैक्सिमम जो है वो तकरीबन 8 लाख लोगों का वहाँ पे इंतजामात मुकम्मल हो, यानी कि स्टैंड बाय से होंगे। सलमान साहब, ये बताइएगा कि केपी के बाद और पंजाब के बाद ऑब्वियसली हम ये तो समझ रहे हैं कि सिंध को टाइम मिला इस सूरत हाल को असेस करने के लिए, लेकिन वी ऑल्सो नो कि पंजनद के बाद अब तीनों दरियाओं का पानी यहाँ पर आ रहा है और सिंध को ये एक बड़ा चैलेंज देखना है। कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? लोग किस चीज़ के लिए तैयार हैं? देखिए, ये एक हमें फ़ायदा भी है, एक नुकसान है। इसी तरीके से पंजाब को एक फ़ायदा भी है और नुकसान भी है, ना सिर्फ पंजाब बल्कि नॉर्थ के जितने इलाकों में, कि वहाँ पे पानी का जो है वो डिवाइड हो जाता है। वहाँ पे जो भी पानी पड़ता है वो मुख्तलिफ दरियाओं के कैचमेंट एरियाज में पड़ता है और वो फिर डिवाइड होता है, कहीं से किसी वक्त पे गुजरता है, कहीं से किसी वक्त पे गुजरता है। तो उसका क्वांटम जो है एक वक्त में किसी एक जगह से बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन उसका उनको ये
फायदा है, लेकिन उनका एक नुकसान भी है। पंजाब और अपर एरियाज में उनको नुकसान ये है कि उनका जो पानी जो दरिया जो है वो क्योंकि उस तरीके से वो फोरकास्टेड नहीं होते, और उसमें से कुछ दरिया जो है वो इंडिया जब पानी छोड़ता है सिर्फ उस वक्त वो उसमें पानी आता है, तो वो उनके लिए उसको फेस करना मुश्किल हो जाता है। जबकि सिंध में इसकी सूरत-ए-हाल इसके बरक्स है। सिंध में पूरे पाकिस्तान का पानी, बल्कि चाइना से लेके कश्मीर से लेके रिवर इंडस में पानी, तो पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी बारिश पड़ती है, कश्मीर में बारिश पड़े या जो है इवन उसके नॉर्थ में भी, वो अल्टीमेटली सिंध में आना होता है। तो इसकी वजह से सिंध के जो हमारे जो इरिगेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसी हिसाब से डिजाइंड है। अभी गुद्दू जो है वो पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इरिगेशन की बात की सलमान साहब, यू टॉक्ड अबाउट द इरिगेशन, सो उसी से मैं सवाल भी आपके सामने थ्रो करता हूँ। ज़राई अराजी कितना नुकसान का खदशा है, फसलों का क्या होने जा रहा है? देखिए जी, क्रॉप एरिया जो सिंध का है, पंजाब का जो मैंने आपको जैसे पहले बताया, तो वो सेटल्ड एरिया में जो है वो वहाँ पे नुकसान हुए हैं। सिंध में ये सेटल्ड एरिया के नुकसान नहीं है, ये दरिया की जमीन है। दरिया की जमीन में जो काश्तकारी है वो वैसे ही एक सीजन के लिए काश्तकारी होती है। अच्छा। तो पे जो है वो जो अगर किसी साल सैलाब नहीं आता तो जो दूसरी फसल होती है उस पर मेन कंसंट्रेशन होती है जो अभी उगाई जाएगी सैलाब गुजरने के बाद। ये सैलाब वाले दौराने वाली फसल जो है वो अमूमन उस पर इतना इन्वेस्ट नहीं किया जाता, क्योंकि हर साल या हर दूसरे तीसरे साल इसके डूबने अच्छा होता है। तो इसलिए हमारी जमीनों में, हमारी ज़रूरी ज़मीन में इतना नुकसान अभी हमने पंजाब में देखा कि वहाँ पर ब्रीच किया गया, और ऑब्वियसली फिर जो आबादियाँ होती हैं उनको कितना ख़तरा होता है, ये रहता है, उन लोगों का इनखला कितना बढ़ाना पड़ता है आपको, वो भी एक ख़तरा रहता है। तो अब क्या सिंध में कुछ इस तरह की तैयारी की जा रही है? कौन से मकामात होंगे जहाँ ब्रीच किया जा सकता है, और कौन से गाँव या देहात अफेक्ट हो सकते हैं? जी, सिंध का जो हमारा ये निज़ाम है आरसी का, उस पर ब्रीचिंग का हमारे पास गुंजाइश नहीं है। उसकी वजह ये है कि सिंध में है वो स्लोप जो है वो उसका ग्रेडियंट वो डिफरेंट है, और जो दरिया उसके बन के दूसरी तरफ वाली ज़मीन की जो एलिवेशन है उसका फर्क है। तो यहाँ पे ब्रीचिंग सेक्शन जो है वो टेक्निकली इतने फीजिबल ऑप्शन नहीं है। यही वजह है कि ब्रीचिंग वाले ऑप्शन को यहाँ पे कंसीडर किया गया है, जब ये सिस्टम डिजाइन किया गया है या उसको फर्दर उसको इनहेंस किया जा रहा है, तो उधर जो है वो इस टाइप का प्रोविजन दी है। इसीलिए यहाँ की दराजी की कैपेसिटी जो है वो ज्यादा रखी गई है कि पानी गुजारा जा सके। ठीक है सर, ठीक है। सैयद सलमान अली शाह साहब DGPDM सिंध, और सिचुएशन इस वक्त जो ये है कि अब तमाम तर पानी का रुख सिंध की तरफ है, सिंध में एंटर भी हो चुका है। तो ऐसे में अब क्या प्लानिंग है? तर्जुमान सिंध हुकूमत और इंचार्ज फ्लड सेल सैयदा तहसीन आबदी हमारे साथ मौजूद हैं। तहसीन साहब अस्सलाम वालेकुम, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम इससे पहले DGPDM सिंध से बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि जी सुपर फ्लड की सूरत हाल हो सकती है। क्या तैयारियां हैं इस वक्त हमारी? और तैयारियों से पहले मुझे तो बताएं कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कैसे इसको कर्टेल करेंगे? बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नहीं, अल्लाह ना करे हम बिल्कुल भी जो हमारी प्रिपरेशंस हैं और जो हमारी पूरे एनालिसिस हैं तमाम एक्सपर्ट्स के, PDMA के फिगर्स थोड़े से जो हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट के फिगर्स से डिफरेंट हैं, बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग कि जी अराउंड 7 लाख 8 लाख प्लस जो है वो क्यूसेक जो है वो हिट करेगा गुड्डू बैराज को, क्योंकि गुड्डू इज द मेन कंसर्न एज फार एज सिंध इज कंसर्न, बिकॉज फर्स्ट वो जिस उसमें आ रहा है ट्रेमो से, अभी वो सैलाब जो है जो वो एक रेला है वो फ्लो जो है वो रवा दवा है टुवर्ड्स पंजनद। जब पंजनद में पूरा वो एक रेला पहुंच जाएगा उसके बाद ही वी कैन एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कि जी गुड्डू को कितना हिट करेगा। उसके बाद जो है वो, क्योंकि हम जो PDMA की प्रेडिक्शन है वो 1.1 मिलियन के हैं, तो अगर आपको 2010 की अगर आप रिकॉर्ड्स उठा के देखें कि उस वक्त भी सिंध ने वो 1 मिलियन प्लस जो था सैलाब का रेला था, जिसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया गया था। लेकिन अगर कुछ लोग कंपेयर कर रहे हैं उसको 2022 से, तो उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज 2022 में बहुत हैवी रेन थी। उस हैवी रेन की वजह से फ्लो मजीद बढ़ गया था, जिसकी वजह से तबाही भी ज्यादा हुई थी। लेकिन इस वक्त अभी तक जो सिचुएशन है, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट
वी आर वेरी मच कंफर्टेबल, क्योंकि हमने जो इंतजाम किए हैं, हमने जो, अगर आप पहले के रिकॉर्ड्स देखें, तहसीन साहिबा, वी आर अवेयर कि अब ऑब्वियसली एक तो सिंस वेल प्रिपेयर्ड है कंपेयर, जो आप भी हमसे बात कर रही हैं, वी बिन देयर बिफोर, और हमें पता है कि हमें कैसे चीज़ें देखनी है। 2022 का हवाला देते हुए एक सवाल है मेरे जहन में, उसमें और उसके बाद भी फ्लड्स में ख़वातीन बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती हैं। ऑलरेडी क्या हमने कोई डेटा प्रिपेयर कर रखा है कि नंबर ऑफ़ वुमेन जो कि हामला हैं, नौमौलूद बच्चे कितने हो सकते हैं जिनको कवर दिया जा सकता है, कितनी बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जिनको इंटेंसिव केयर्स चाहिए हो सकती हैं, कोई डाटा है आपके पास इसका? चीज़ों की मैपिंग ऑलरेडी हो चुकी है जियोटेक के थ्रू। हमने तमाम लोगों का डेटा, इवन के सिर्फ इंसानों का ही स्टॉक है, उन तमाम चीज़ों का डेटा भी हमारे पास मौजूद है। एक एक घर की मैपिंग हुई हुई है कि किस घर में कितने अफराद हैं, उसमें कितने बच्चे हैं, कितने ख़वातीन हैं, उन तमाम लोगों की मैपिंग हुई है। और जो सिंध गवर्नमेंट ने रिलीफ कैंप्स लगाए हैं या जो इंतजाम किए हैं, उसमें कितनी तादाद में इवन कि अगर कोई प्रेग्नेंट ख़वातीन भी हैं तो हमारे पास वो तमाम डेटा भी मौजूद है कि किसके लिए कौन सी मेडिकेशन की ज़रूरत है, कहाँ पे कौन सी चीज़ें, अगर जैसे सैलाब के बाद, so that we can have an idea के exactly क्या वो figures आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? I can share you later. Right now I don't have. no worries. I don't have right now, but I'll share you later. Yes, I'll share you later because वो तमाम चीज़ें हमारे पास on in future. देखिए अभी मैं जो हमारा जो मेन कंसर्न मेन कंसर्न जो हमारा है वो लोगों को वहाँ की इवैक्यूएशन है। बिकॉज जो कच्चे का इलाका है, अगर आपको पता हो, वहाँ पे 16.5 लाख लोग जो है जो एक्सपेक्टेड हैं, जो अफेक्टेड हो सकते हैं, उनको निकाला भी जा रहा है और कुछ लोग रेजिस्ट कर रहे हैं तो उनको बाय फोर्स निकाला जा रहा है, क्योंकि इस वक्त हम कोई रिस्क नहीं ले सकते लोगों की जानों पर। या उनकी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि जी इंसानों को वहाँ से इवैक्यूएशन होनी, लाइफ स्टॉक की इवैक्यूएशन होनी चाहिए। और थर्ड पे हमारे जो एम्बार्कमेंट हैं, जो हमारे जो ब्रिजेस हैं उनके बंद हैं, उनको स्ट्रेंथन करना है। और उसका हमने, अगर आप देखें आगे 2010 में जो लेवल था वो हमने 6 फीट अब ऊपर कर दिया है। तो हम जो बार बार कह रहे हैं ना कि वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट, वो इन्हीं ग्राउंड्स पे कह रहे हैं कि हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। हमने तमाम जो वर्नरेबल पॉइंट्स थे, हमारे पहले थे 102 और अब वो सिर्फ 44 रह गए, और जो वो 44 है उनको भी हमने बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन कर दिया है। तो वी आर वेरी होपफुल कि अगर सुपर फ्लड, क्योंकि 9 लाख प्लस क्यूसिक होता है तो वो सुपर फ्लड कंसिडर किया जाता है, और सुपर फ्लड भी आता है तो हमें इंशाल्लाह कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा। वो एक पानी का फ्लो है, वो गुजरना है, वो जिन रास्तों से गुजरेगा। और सिंध गवर्नमेंट ने पहले भी आपको पता है कि जिस तरह अगर सिंध में जो एक मिसहैप हुआ, एक तबाही आई भी थी, तो जिस तरह वो SPHF का प्रोजेक्ट आपको पता होगा 2.1 मिलियन घर जिस तरह बना के हमने अपने लोगों को दिए, तो हम इंशाल्लाह इस दफा I was coming to that. तहसीन साहिबा, I would like to come to that. ये जो बना के दिए हैं घर, ये डिलीवर भी हो गए, सारा कुछ हो गया, बड़ा ज़बरदस्त है, बिलावल भुट्टो खुद भी गए। ये किन एरियाज़ में ज़्यादातर हैं, और ये ऑब्वियसली पानी की गुजरगाहें हैं, उनसे दूर ही होंगे। सो व्हाट आर वी लुकिंग एट जब हम बात करते हैं कि हमने घर दिए हैं? सो ये तो अफेक्ट नहीं होंगे इस सैलाब से? नहीं, ये बड़े हमने जिस तरह के ये घर बनाए गए हैं, अगर आप वहाँ विजिट करें तो आप देखेंगे, एक तो हमने ये रिवर लाइन पे नहीं लगाए बनाए, हम इस पे बड़े अगेंस्ट हैं। जिन लोगों ने रिवर लाइन पे घर बनाए होते हैं, हम उन कॉन्ट्रैक्टर्स के भी, जो लोग कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, जो अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वी आर वेरी मच अगेंस्ट देम कि जी इस तरह की, क्योंकि नुकसान उन्हीं को ज्यादा होता है जो कि रिवर लाइन पे आप अपनी कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो ये घर एक प्रॉपर जगह पे, हर डिस्ट्रिक्ट में, चाहे सक्कर हो, गोटकी हो, जहाँ सैलाब से घर जो इनके इफेक्ट हुए थे, पूरे तबाह हो गए थे, उन तमाम जगहों पे जो है ये प्रोजेक्ट्स हैं, जितने बना दिए, 8 लाख से ज्यादा घर तो बन भी चुके हैं, और मजीद भी मुसलसल वहाँ पे काम जारी है। तो वो घर जो वो बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होंगे। तहसीन साहिबा, हाँ, ये आपने बात की कि रिवर लाइन जो कंस्ट्रक्शन है वो तो ऑब्वियसली उसको डिस्करेज करना चाहिए। हमारा सिंध का जो एक दूसरा हिस्सा है, जो कराची से उस तरफ ससी टूल प्लाजा क्रॉस करके आता है, दैट इज़ दी मार्शी एरिया, कोस्टल एरिया, ठट्ठा, बदीन, खारोछान, और ये सारी जगहें जो हैं, ये सारी जो जगहें हैं, यहाँ पे तो मछेरा आबादी ज़्यादा है, ये तो मजबूर है वहीं पे घर बनाने के लिए। व्हाट इज़ द सिचुएशन ओवर देयर? ऑल्दो के डेल्टा में पानी आने से सब बहुत खुश हैं, बट यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेशन है? क्या यहाँ पे सैलाब आ सकता है, और अगर आता है तो फिर यहाँ के लिए क्या प्लान है? नहीं, देखिए सैलाब जो सबसे ज्यादा खतरा है, वो जो मैंने आपको कहा ना कि जब वो ट्रीमो से इस वक्त निकल गया है, ट्रीमो से कल या परसों जो है वो पहुंचेगा पंचनद में,
पंचनर पे फिर हमें एग्जैक्ट सिचुएशन पता चलेगी जी कि अप स्ट्रीम कितना है, लो स्ट्रीम कितना है और कितना गुड्डू को हिट करेगा। उसके बाद एग्जैक्ट फिगर बता सकते हैं, क्योंकि आखिर में इसको गुड्डू के बाद सखर, सखर से कोटरी और कोटरी से फिर दरिया सिंध के थ्रू समंदर में मिल जाना है। तो एज फार एज कराची या जो उसके सराउंडिंग्स कंसर्न है, हमें मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ें हमारे लिए ज़रा सा भी कोई फिक्र की बात है, क्योंकि वो इन द एंड उसका फ्लो कम ही होता जा रहा है। अगर आप उसका फ्लो देखें, जब इंडिया ने जो है वो फ्लो छोड़ा था थ्रू चिनाब, तो उस वक्त जो जितने ज़्यादा फ्लो था वो आहिस्ता आहिस्ता फ्लो नीचे आया है, वो डाउन स्ट्रीम में आया है। तो वो आते आते गुड्डू तक आते तो इतना ज्यादा फ्लो रहेगा नहीं, और फिर जब वो समंदर में मिलेगा तो वो ऑटोमेटिकली जी वो कम हो जाएगा। एरियाज के वहाँ पर लोग क्या सोच रहे हैं, क्या उन्होंने प्लानिंग कर रखी है। थैंक यू सो वेरी मच तहसीन साहिबा, टाइम और वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो एंड हैव द पिक्चर के इस वक्त क्या तैयारियाँ की जा रही हैं और हम क्या रेडी हैं इफ देयर इज अ सुपर फ्लड कमिंग टुवर्ड्स। वी विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट दिस। अभी एक ब्रेक लेना, उसके बाद और हाजिर होंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वेल, इन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस आवर हम एक बार फिर ज़रा सैलाब की बात कर लेते हैं, और पंजाब की सिचुएशन तो आपके सामने है ही, सिंध की भी हमने बात की है। एंड व्हेन इट कम्स टू कराची, क्या एक्सपेक्टेशन है, बारिश होगी नहीं होगी एंड ऑल। कराची से 1.5 घंटे दूर जामशोरो, वहाँ पे इस वक्त क्या सिचुएशन है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली कुछ देर पहले हमारी तहसीन साहिबा से बात हो रही थी, शी सेड एवरीथिंग इज़ गुड। तो खैर खबर उन्होंने तो सुना दी है। लेट्स हैव टॉक के वहाँ पर एक्चुअली क्या सूरत हाल है, अरमान अहमद से जानेंगे। बिकॉज देखो, एक तो सिचुएशन फैसल ये होती है कि जो ओवरव्यू है वो क्या है, लेकिन जो लोग वहाँ रह रहे हैं वो कितने डरे हुए हैं, उनको क्या लग रहा है, वहाँ एक्चुअली सूरत हाल क्या नज़र आ रही है, ये तो लोग ही बता सकते हैं। वो कहते हैं ना, कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। बिकॉज हम तो हर तरफ से ये देख रहे हैं कि भाई तैयारियाँ हैं, कोई मुश्किलात नहीं है, सारी सूरत हाल जो है अंडर कंट्रोल है। लेकिन जब हमारे नुमाइंदगान या हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स हमें फुटेजेस भेजते हैं तो हम हैरान हो जाते हैं कि ये क्या है और ये क्या है। वो वाली बात कि ये तजाद, खुला तजाद क्यों हमें नज़र आता है। यस, और जामशोरो का जिक्र करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि शेवी इलाका भी है, और यहाँ पे इट्स द लास्ट लैंडफॉल के जहाँ पे दरिया आके ख़त्म हो रहा था और फिर वो आगे की तरफ पे निकलेगा। तो हमारे नुमाइंदे अरमान अहमद अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। अरमान, ज़रा बताइए जामशोरो की सिचुएशन। जी बिल्कुल, पंजाब में भी सैलाब में तबाही मचाने के बाद अब सिंध का रुख कर लिया है। सिंध के अंदर भी जो है खौफ के बादल मंडराने लगे हैं। इस वक्त मैं ज़िला जामशोरो की सूरत हाल से आपको आगाह करूँ कि ज़िला जामशोरो के अंदर दरिया सिंध के अंदर जो है पानी की जो सतह बुलंद होते ही जो है निचले दर्जे का सैलाब जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। इस हवाले से ज़िले इंतज़ामिया ने दावा किया है कि जो है 11 यूनियन कौंसिल के 118 जो हैं वो देहात जो हैं वो ज़ेर आब आने का खदशा है सैलाब की वजह से, जबकि जो है 45 हमने जो है उसके लिए रिलीफ कैंप कायम करने का भी इंतजाम किए गए हैं। ज़िले इंतज़ामिया का मज़ीद ये दावा है कि रेस्क्यू टीम के अलावा मेडिकल कैंप्स के भी जो है रिलीफ कैंपों पर कायम किए जाएंगे। जबकि इस वक्त आपको बताया चलूँ कि 3 यूनियन कौंसिल हैं जो ज़िला जामशोरो की, जिसमें 20 से ज़ायद देहात जो है अब तक ज़ेर आब आ चुके हैं, जबकि मुख्तलिफ जो देहात हैं उनको भी ज़ेर आब आने का खदशा है। इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया ने जो है इन बंदों की निगरानी का भी काम शुरू कर दिया है। इस हवाले से मैं कोटरी में बिराज में मौजूद हूँ, जहाँ पे जो है इस वक्त पानी की आमद जो है 2,73,000, जबकि अखराज जो है यहाँ से डाउन स्ट्रीम के अंदर कोटरी के अंदर वो 2,44,000 क्यूसेक बताया जा रहा है। इस हवाले से 48 घंटों के अंदर जो है पानी की सूरत हाल मौजूदा वो बरकरार है, अभी तक पानी की सतह में कोई मज़ीद इजाफा नहीं हो सका है। बहुत शुक्रिया डिटेल्स अरमान, आप हमारे साथ शेयर कर रहे थे। आई होप जिस तरह से वो बता रहे हैं कि इन कंट्रोल सॉर्ट ऑफ है, और भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि अभी आगे क्या सूरत हाल बनती है। वेल वी आर टेकिंग ब्रेक से जब वापस आते हैं तो बड़ी हम बातें तो कर रहे हैं कि जी हमने रेजर्वॉयर्स बनाने हैं, रेजर्वॉयर्स कहाँ बनने हैं, कैसे बनेंगे, क्या सारे एतराज़ ख़त्म हो गए हैं, अगर ख़त्म हो गए तो एक मरतबा फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, हमसे जुड़े रहने के लिए बेहद शुक्रिया। वो तमाम तर अफराद जहाँ हमारी रसाई हो रही है, जो सैलाब मुतासरीन हैं या जो फंसे हुए हैं, उनके लिए हम दुआगो भी हैं, और खुदा करे कि उनकी जल्द तकालीफ जो है वो दूर हों। अब सिचुएशन साथिया ये है कि द फिगर्स, द नंबर्स आर स्टैगरिंग। 6 लाख, 9 लाख, 16 लाख, इतना ज़्यादा आदमी डिस्प्लेस हुआ है
इतना ज़्यादा जो पॉपुलेशन है उसको रेस्क्यू किया गया है, बट रेस्क्यूइंग इज़ वन पार्ट ऑफ द थिंग। असल काम होता है शुरू रेस्क्यू के बाद, और रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन के जो बीच का पीरियड होता है, जिसको आप फुटेज में भी देख सकते हैं, वो बड़ा मुश्किल और कठिन होता है। कैंप्स का क़याम, रिलीफ कैंप्स का क़याम, ये है वो रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन के बीच का पीरियड। ये है वो फैसिलिटी जहाँ पे इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी शब रोज़ कुछ दिनों तक तो गुजारने हैं। कोशिश तो की जा रही है कि तिब्बी ज़रूरियात पूरी की जा सकें, इलाज मुआवजा पूरा किया जा सके, बट देयर इज़ अनदर एंगल टू इट। एग्जैक्टली, और वो दूसरा एंगल ये है कि वो लोग जिनको हम अपना वीक लिंक कहते हैं, या ख़वातीन जैसे हो गई, या बच्चे हो गए, नौमौलूद बच्चे हो गए, प्रेग्नेंट ख़वातीन हो गई, ख़वातीन की अपनी बहुत सारा ज़रूरियात होती हैं, जहाँ पर हम सिर्फ बेसिक नेसेसिटी ख़वातीन की मीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जी, या लोगों की करने की कोशिश करते हैं कि जी उन्हें खाना मिल जाए, उनको कवर मिल जाए जहाँ पर वो अपने आप को छुपा लें, बारिश से अपने आप को थोड़ी देर के लिए रोक लें। लेकिन एक्चुअल उनकी जो असल ज़रूरियात है वहाँ पर क्या है, क्या उनके लिए ख़वातीन डॉक्टर मौजूद हैं जो उनका जाके चेकअप कर पाएँ, और वो ख़वातीन जो ख़ास तौर पर हामला है या जिनके छोटे बच्चे हैं, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, उनके लिए क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं। ये एक बड़ा अहम मेरे ख्याल में इशू होता है, जिस तक रसाई तो होती है लेकिन वहाँ से आउटकम उतना कन्वीनियंटली पता नहीं चल पाता। डॉक्टर रिजवान नसीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज पंजाब के लिए। अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब, वेरी गुड मॉर्निंग। वी आर होपफुल, हमें लग रहा है कि चूँकि पाकिस्तान हैज़ बिन डीलिंग विद दिस नाउ सिंस डेकेड्स, और वक्त के साथ साथ हम अपने आप को ट्रेन भी कर रहे हैं कि हमने कैसे हर साल बेहतर इक़दाम करने हैं लोगों के लिए। लेकिन आई बीइंग अ मदर, आई बीइंग अ वुमेन, मुझे सबसे पहले डर यही लगता है कि जी अगर किसी खातून को या एक बड़ी ही तादाद में औरतों को जब आप रेस्क्यू कर लेते हैं, उनके मेडिकल चेकअप्स, दीगर जो बेसिक नेसेसिटी की उनकी ज़रूरियात हैं, वो क्या रहती हैं फिर, और इस वक्त क्या सिचुएशन है? जी, इस वक्त मैं पहले तो सिचुएशन बताता चलूँ, फिर मैं आपको ये भी बताता हूँ। इस वक्त जो हमारे लिए ऑब्वियसली एक चैलेंज है, क्योंकि अनप्रेसिडेंट, पहले हमेशा एक दरिया था, 2010 से पहले आपने इंतजाम देखे। आज हमने अल्लाह का शुक्र है कि बहुत हद तक कैपेसिटी बिल्डिंग की है। आज वी आर द फर्स्ट UN सर्च रेस्क्यू टीम इन साउथ एशिया, तो ये हमारे लिए। लेकिन जो इस बार था, पहले 2 साल पहले दरिया सतलुज जिसको हम भूल गए थे, आज उन दोनों दरियाओं सैलाब, फ्लड आना, फिर न सिर्फ ये हमारा 30 जनाब के ना सिर्फ खत्म नहीं हो रहा, बल्कि आज दोबारा से वो बड़ी तेजी से इस वक्त 4 गया है। मुसलसल जहाँ पे इनफ्लो है वहाँ पे तकरीबन 260 से। ऑल राइट, सो प्रॉब्लम वेट फॉर रिजवान साहब के, कम उनसे दोबारा कनेक्ट कर पाते हैं। वही वाली बात आ जाती है फैसल के, एक तो मतलब ये तो बेसिक नेसेसिटी की हम बात कर रहे हैं, हम बड़ी बात नहीं कर रहे। लोगों के मवेशी, उनके लिए खाना, लोगों के लिए खाना, उनके लिए शेल्टर, उनके लिए मेडिकल, ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो हर दफ़ा उन्हें चाहिए होती हैं। और सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली हम ये बात करते हैं कि अफेक्ट वही होते हैं जिनकी जिम्मेदारी उस लिहाज से बच्चों से डायरेक्टली है, व्हेन इट कम्स टू मदर्स। तो ऑब्वियसली जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स है, अगेन से कि उनके लिए एक ये ट्रॉमेटिक सिचुएशन हो जाती है। मैं एग्जैक्टली यही अब सोच रहा था कि चलिए आपने इनको रेस्क्यू कर लिया, आप इनको 2 हफ्ते बाद उम्मीद करते हैं कि ये अपने घरों को लौट जाएंगे, अल्लाह करे उससे पहले लौट जाएं, बट देन द आफ्टर इफेक्ट्स, द ट्रॉमा, द मेंटल स्ट्रेस जिससे ये माएँ गुजरेंगी, चाहे वो लैक्टेटिंग मदर्स हों या फिर वो माएँ जो कि बहुत करीब हैं टू गिव बर्थ टू देयर बेबीज़, उस माँ पे मेंटल असर क्या पड़ेगा, उस बच्चे पे मेंटल असर क्या पड़ेगा, दिस इज़ दी क्वेश्चन ऑफ द आवर। और इसी पे हम कोशिश कर रहे हैं बात करने के लिए कि क्या सहूलियात इस वक्त दी जा रही हैं। वी हैव गॉट डॉक्टर रिजवान नसीर एज़ वेल। डॉक्टर साहब, अगर मेरी आवाज़ आ रही है आपको, प्लीज़ रिस्पॉन्ड कीजिएगा। जो मदर्स हैं, लैक्टेटिंग मदर्स, या फिर वो माएँ जो कि अपने बच्चों को जन्म देने के करीब हैं, कितनी तादाद है उनकी, कितनों को रेस्क्यू किया है आपने, क्या पोजीशन है उनकी, उनको क्या सहूलियात दी जा रही हैं? जी, ओवरऑल आपको तो मैंने बताया कि हमारा 10 लाख से ज्यादा सबसे बड़ा इवैक्यूएशन प्रोसेस हुआ है तीनों दरियाओं के अंदर, क्योंकि बैक वक्त एक अनप्रेसिडेंटेड जो है ये फ्लड आया। तो इनको निकाल के जो लेके जा रहे हैं, 2 चीज जो सबसे बड़ी ऑप्शन अच्छी अवेलेबल होती है वो यही होता है कि उस इलाके के जो स्कूल्स है वो आपके पास अवेलेबल होते हैं, जहाँ पे उनके पास टॉयलेट्स हैं, उनकी आप सेग्रीगेशन भी कर सकते हैं। तो मेल्स को आप अलहदा ठहरा सकते हैं और फीमेल्स को आप अलहदा ठहरा सकते हैं। वहीं पे जो है साथ साथ उन्होंने डॉक्टर्स के भी कैंप्स जो है वो एस्टैब्लिश कर लिए गए, क्लिनिक ऑन व्हील्स
वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पे स्पेसिफिकली जो है वो वहाँ पे डिप्यूट किए गए। वहाँ पे डॉक्टर्स हैं, फीमेल डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं, वहाँ पे मेडिसिन अवेलेबल हैं, ताकि उनको कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो उसको डील कर सकें और वहाँ पे उनको सपोर्ट दी जा सके। तो ये सारी प्लस उनको खाना भी वहीं पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये 10 लाख का नंबर तो आपने शेयर किया है एंड वी आर हैप्पी कि इतना बड़ा बंदोबस्त है, बट द फैक्ट इज कि ये इन खवातीन का क्या नंबर है, जो नौमौलूद बच्चे हैं उनका क्या नंबर है, इसमें से खातीन जो इस वक्त एक्सपेक्ट कर रहे हैं टू हैव देयर चिल्ड्रन, बेयर देयर चाइल्ड, उनका क्या नंबर है? जी ये देखिए, ये ज्यादातर दरिया के बेड में जो बैठे होते हैं लोग, इनको पता होता है हर साल जब सैलाब आना है उन्होंने अपने रिश्तेदारों को मूव करना होता है, तो ये ऑलरेडी एक उनके पास होती है वहाँ पे। तो ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि वो अपने रिश्तेदारों के पास जाएं। प्लस जो भी अस्पताल है सारे खुले हुए हैं, तमाम शहरों के अंदर जो है वो अस्पताल जो है वो खुले हुए हैं, चाहे वो प्राइमरी के हों या स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के हों, तो ये सारे अस्पताल वहाँ पे इलाज मुआवजा दे रहे हैं। तो ये नहीं है कि वहाँ पे कोई फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, तो तमाम जगहों के ऊपर ये सारी फैसिलिटीज जो है इस वक्त अवेलेबल हैं। और वहाँ पे जो भी पॉसिबल और जहाँ पे वो लेके उनको जाते हैं जिनके पास नहीं है रिश्तेदार वगैरह, वहाँ पे ये वो करते हैं कि वहाँ पे भी जो है उन फीमेल कैंप्स के अंदर, उन स्कूलों के अंदर भी ये फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं। और अगर हमारी एम्बुलेंसेज भी स्टैंड बाय होती हैं, जहाँ पे भी किसी को जरूरत है एंड शी नीड्स टू बी शिफ्टेड टू द हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है, तो उनको अस्पताल भी लेके जा रहे हैं। ओके, अच्छा सर, अब इसमें आपने खातीन की बात की, बच्चों की सिचुएशन जो है ना वो क्या है? क्योंकि देखें मर्द हज़रात हैं, खातीन हैं ऑफ मैच्योर एज, तो इवन इफ दे कम इनटू स्ट्रेस दे हैव देयर वेज टू, या दे नो हाउ टू डील विद इट। बच्चों की क्या पोजीशन है सर? उनकी तादाद अगर आप बता सकें, और क्या उनके इस वक्त किस ट्रॉमा में है वो बेचारे? जी एग्जैक्ट इनकी मैं इस वक्त आपको सेपरेटली तादाद तो नहीं, लेकिन ये है कि इनके लिए इंतजामात जो भी हैं, मसलन वो अपने अगर रिश्तेदारों का चले जाते हैं तो उनके करीब हॉस्पिटल्स हैं। अगर वो वहाँ पे नहीं जाते, अगर वो किसी स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे किसी कैंप में जाते हैं, तो वहाँ पे ऑलरेडी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, ताकि अगर कोई बच्चा भी बीमार होता है तो उसका भी इलाज हो सके। तो जाहिर बात है ये सारी अवेलेबल है। मेरी लोगों से अपील ये होगी, एक तो दरिया का बेड इस वक्त छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी तक पीछे से दोबारा से पानी जो है चिनाब में भी आ रहा है और मुसलसल सतलुज में भी चल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे अभी अपनी लाइफ को, जिंदगी को खतरे में मत डालें। दूसरा, पानी में जाने से गुरेज करें, बिकॉज जल्दी बीमारियां हो रही हैं, और जितनी एहतियात वो कर सकते हैं वहाँ पे तो वो अपनी जरूर करें, ताकि बीमारियां जो हैं वो फैले ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, आपने अपना प्रश्न शेयर किया एंड गेव अस द इंफॉर्मेशन कि इस वक्त कितना बड़ा इंतज़ाम आप लोग करके बैठे हुए हैं फॉर द पीपल जिनको आपने इवैक्यूएट किया है, रेस्क्यू किया है। और वही वाली बात जो वो भी कर रहे थे कि जो लोग इस वक्त दरिया के बेड पर हैं वो अपने आप को छोड़ें। लेकिन मेरे जहन में बार बार फैसल एक ही बात आती है जब कोई ये कहता है कि दरिया के बेड को छोड़ें, जिसकी पूरी जमा पूंजी, आई नो ज़िंदगी से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं एक बात कर रही हूँ, उसकी ज़िंदगी उसके मवेशी से है, उसकी ज़िंदगी उसके उस घर से है जो उसने छोटी सी झुग्गी अपने लिए बनाई हुई है। जब उसको लगता है कि वो डूब जाएगी और वो डूब गई है और उसका जानवर मर जाएगा, उसके लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसको लगता है इसके बाद मेरी क्या ही ज़िंदगी होगी। फ्लड ब्रिंग्स सो मेनी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस, लेकिन सादिया प्रॉब्लम यह है, पहली मरतबा नहीं हुआ है साल 2020, और हर साल अब 2020 के बाद सैलाब ला रहा है। हम 2020 क्या, अभी गो बैक इन 2010, 2010, 2013, तो और शिद्दत इसमें बढ़ती जा रही है। अब इस मुल्क में बहस इस वक्त भाई ये चल रही है, डैम्स बने कि डैम्स ना बने। बहुत से लोग कह रहे हैं डैम्स बनने चाहिए, बहुत से लोग कह रहे हैं नहीं जी, जब बाहर के जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वो अपने डैम्स को डिसओरिएंट कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं और सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो हम क्या करें। इसमें एक और बहस ये भी है कि क्या छोटे रेजर्वॉयर्स बन जाए, हम बड़े डैम्स ना बनाएं। और फिर इसमें एक और, मुझे तो सिर्फ एक ही सवाल आता है कि हम 38 सालों से, 40 सालों से वी स्टिल फाइटिंग डैम्स बने या ना बने। वी हैव नॉट बीन एबल टू हैव अ पॉलिटिकल कंसेंसस ऑन दिस। और इस पे सोने पे सुहागा फिर ये कि अब इस पे सियासत भी, मैं वही कह रही हूँ कि इस पे पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं हो पाया until now, and it's such a sad situation for Pakistan. But do we need dams? Question is, do we need dams? और फिर इसके बीच में अगर कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट ऐसी आ जाती है ना फैसल, जो कि हर्टफुल होती है, मेरे ख्याल में लोग अजीब हो जाते हैं, वो मुद्दे से हट जाते हैं और वो सोचते हैं ये क्या बात कर दी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों कह रही हूँ कि ये क्या बात कर दी, तो मैं आपको सुनवा देती हूँ कि क्या बात कर दी और किसने कर दी, फिर हम मज़ीद बात करते हैं। हर बार जो टांग टूटती है वो आवाम पे ही आके टूटती है। लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, इस मुल्क में बहरान है, आप लोग कम खर्च कीजिए। सैलाब आ रहा है तो आप लोग यहाँ मत रहिए, वहाँ मत रहिए, और अगर ज़्यादा सैलाब आ गया है तो आप टब उठाइए
और सैलाब का पानी उस टब में भरिए और उसके बाद घर चले जाइए। चीनी महंगी हो रही तो कह रहे यार चीनी क्यों खा रहे हैं, चीनी से तो शुगर होती है। आटा महंगा हो रहा है तो कह रहे हैं कि जी एक की जगह दो की जगह एक खा लें। जी जी ये सब हो चुका है। ये सारे सियासी बयान इसी मुल्क में दिए जा चुके हैं। तो हम पत्ती के ऊपर भी बात कर चुके हैं। किसमें? पत्ती के ऊपर भी बात कर चुके हैं। हाँ, चाय क्यों पीते भाई आप लोग इतनी? हैं कम करें अपनी चाय। ये भी हो चुका है कि पाकिस्तान अरबों रुपए की चाय पी लेता है। पता नहीं उन अरबों में आप कितनी पीते हैं कितनी नहीं पीते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज सियासी बयानात, ऑल दीज सियासी बयानात, अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज होता है तमाशा सरे शाम मेरे आगे। एहतशाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरे शाम शब व रोज़ हर वक्त आप हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम साहब अस्सलाम वालेकुम। सर हर साल की तरह इस साल भी आया है सैलाब, बहा के ले गया सब। सो माई क्वेश्चन इज़ कि हमारे पॉलिसी मेकर्स क्या सोच रहे हैं? हमने बनाने डैम, नहीं बनाने, रिजर्वायर बनाने, क्या करना है? देखिए जी, बुनियादी तौर पे तो सवाल सब जगहों पे यही किया जा रहा है फैसल के ये 1970 से लेके अब तक आप देखा जाए तो 22 पाकिस्तान में बड़े सैलाब आए हैं जिसकी तबाही हुई है। 2022 का तो उसमें बहुत ज़्यादा तबाही की थी और हमारा $30 बिलियन का नुकसान हुआ था और हमसे इंटरनेशनल कम्युनिटी ने वादा किया था कि जी आपको ये पैसे दिए जाएंगे, 10 से 12 बिलियन डॉलर और 2-3 बिलियन डॉलर के अलावा हमारे पास कुछ नहीं आया। शायद कहा जाता है ये भी अब डोनर फटीग है। और दूसरा ये है कि हमारे यहाँ जिस तरीके से पैसे का नाजायज़ इस्तेमाल होता है, करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, मिस ऑपरेशन ऑफ फंड्स है, तो लोग आगे नहीं आते। लेकिन अभी इंटरनली बहस शुरू हो गया जी कितने डैम बनने चाहिए, कितने रिजर्वायर बनने चाहिए, वो अपनी जगह पे। लेकिन असल बात यह है कि हर इस तरह की सिचुएशन के बाद जब हम देखते हैं बड़ा सैलाब आता है तो हम कहते हैं जी डैम बनने चाहिए। और डैम अब देखें, अच्छी बात की है अली अमीन गंडापुर ने, उन्होंने चीफ मिनिस्टर KP, हमेशा लोग मुखालफत करते रहे KP के लीडर भी कि जी कालाबाग डैम बनने नहीं चाहिए। लेकिन वो कहते हैं जी ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, सूबाइयत इसमें नहीं होनी चाहिए, इसको फौरी तौर पे बनना चाहिए। अब सवाल ये है, मुझे याद है 82-83 में वर्ल्ड बैंक की टीम आई थी, उनके नंबर 2 नंबर 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा था जी $5 बिलियन पाकिस्तान को हम देंगे, ये बहुत ही वायबल प्रोजेक्ट है कालाबाग डैम का, तकरीबन 5000 मेगावाट बिजली पैदा करेगा, प्लस खेतों के लिए, ज़राअत के लिए आपको पानी मिलेगा। लेकिन आपने देखा सियासत की नज़र हो गया वो प्रोजेक्ट। और वो वली खान साहब, मैं बार बार ये कहता हूँ कि मेरा एक मशहूर इंटरव्यू शमसुल मुल्क के साथ हुआ था, जो वापदा के चेयरमैन थे, मुशारा के रहने वाले पठान, वो कहते हैं मैंने उनको कन्विंस कर लिया कि ये डैम बनना ज़रूरी है, मान गए। वली खान कहते फिर हमारे सियासी स्टैंड का क्या होगा? देखें सियासत हो रही है। और फिर देखें फैसल एक दूसरे पे सूबे इल्ज़ाम लगाते हैं। सिंध कहता है पंजाब हमारा पानी चोरी कर रहा है, पंजाब कहता है सिंध खा गया, इस तरह बाकी सूबे कहते हैं। और जब उनको कहा जाता है कि जी टेलीमेट्री सिस्टम लगा लें, उससे पता चल जाएगा कि रोज़ाने की बुनियाद पे किस सूबे को कितना पानी मिल रहा है, तो वो नहीं करने देते, उसकी इजाज़त नहीं देते, इसलिए कि पकड़े जाएंगे। तो मेरा ख्याल है सियासत बहुत ज़्यादा हो रही है। अब तो अकल जो है ना, अकल के नाखून लेने की ज़रूरत है। इतनी तबाही इस वक्त जो हुई है, हमारा देखें GDP ग्रोथ रेट अब 0 के करीब कह रहे हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, वही एशियन डेवलपमेंट बैंक जो कह रहा था 3% होगी, वो कह रहे हैं मुश्किल से 1% या 0 हो जाएगी। उसकी वजह है कि हमेशा हमारी GDP में 3% जो ग्रोथ रेट आया है, उसकी बुनियादी वजह 3.5% आया या 4% पिछले 4-5 लेकिन इन डैम्स के लिए जब हम ये बात करते हैं कि जी अली अमीन गंडापुर साहब अग्री कर रहे हैं कि चलें जी बन जाएं, ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे हैं कि हमारे पास ज़खायर होने चाहिए, अगर आप बड़े डैम्स नहीं बनाना चाहते तो छोटे रेजर्वॉयर्स या स्टोरेज आप ज़रूर बनाएं पानी के लिए। तो आपको क्या लगता है कि अब कम से कम ये मसला हल हो जाएगा? और इसके साथ और मसले भी हैं, डैम बनेंगे, उसके साथ जो थ्रेट्स जुड़े हुए हैं उनको एक दफ़ा क्या हम एड्रेस नहीं कर सकते? देखिए जी, मैं अप्रिशिएट करूँगा, ख्वाजा आसिफ साहब बिल्कुल अच्छे बंदे हैं, दिल वाले बंदे हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। अभी देखें सियासत क्यों होती है, उनकी पार्टी के कुछ लोग, वो कोई रिजर्वायर की बात करता है, कोई डैम की बात करता है। अभी अगर हमारे डैम बने होते, अभी देखें ना 3000 से ज़्यादा डैम हिंदुस्तान में है, चाइना में जो है ना वो 4000 से ज़्यादा है। और 3 गॉर्जस डैम उनका सबसे बड़ा, एक जिसको कहते हैं एक दुनिया का सबसे बड़ा डैम है। तो वहाँ पे वो कहते हैं हालिया दिनों में इतनी बारिशें हुई हैं, अपना क्या कहते हैं इंडिया में भी और और चाइना में भी, लेकिन वहाँ पे इतनी तबाही इसलिए नहीं हुई कि उनके डैम बने हुए थे। इसी तरह उन्होंने पेशबंदियाँ की हुई थी। हमारे यहाँ ना डैम बनाए गए हैं, ना पहले से कुछ सोचा जाता है। और क्लाइमेट चेंज जिस तरीके से तब्दीली लेके आ रही है, मौसमाती तब्दीलियाँ, ये अलहदा बात है कि दुनिया के 10 बड़े मुल्क जो है ना
उनमें पाकिस्तान दूर दूर नहीं शामिल है। वो जो आप देख रहे हैं जिस तरीके से कार्बन एमिशन होती है उसमें आप देख लें चाइना और अमेरिका का हाथ है, लेकिन नुकसान हमें पहुंच रहा है। हमारा क्लाइमेट चेंज, गर्मी हम बढ़ती हुई देख रहे हैं, ग्लेशियर हमारे तेज़ी के साथ पिघल रहे हैं और जिस तरीके से आपने देख रहे हैं मौसम इतने ज़्यादा सख्त हो रहे हैं गर्मी के हवाले से, हमें उसका नुकसान हो रहा है। तो मेरा ख्याल है ख्वाजा साहब की बात में बड़ा वजन है कि बैठ के फैसला करें सारी सियासत जमातें कि हमें डैम जो बनाने हैं किस तरह बनाए जाएँ। कालाबाग डैम बनना है, भाषा डैम देख लें आप, पिछले 20-25 सालों से बनने की बात हो रही है, 3-3, 4-4 दफ़ा वहाँ पे लोगों ने इन्वेस्टमेंट के नाम पे पैसा खाया है और सियासी जमातों ने मिलकर उनको पैसा खिलाया, लेकिन डैम फिर नहीं बनने का नाम लिया जा रहा है। अभी कहा जा रहा है जी 2027 में मुकम्मल हो जाएगा। आई एम अफ्रेड फैसल कि शायद ये उस वक्त अभी बना, इसलिए कि प्रायोरिटी तरजीहात हुकूमतों की नहीं है। तरजीहात सिर्फ है कि अपनी जेब कैसे भरनी है, अपने MNAs MPs को कैसे नवाजना है, अगले इलेक्शन के लिए पैसा कैसे इकट्ठा करना है, इससे हम आगे नहीं निकल रहे। नतीजतन हमारी सिचुएशन जो है ना हर मास में ख़राब होती चली जा रही है। ठीक है एहतशाम साहब, बहुत शुक्रिया आपका इस पर हमने बात के लिए। डैम बनना चाहिए, बट आई हैव अ थिंक कि भाई जो अगली इसकी एक वो है, अगला स्टेप ये है कि डैम बनेगा, क्या उसमें रिजर्वेशंस जिसकी हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगी, क्या हमें छोटे रिजर्वायर्स पे जाना चाहिए, आर वी गोइंग टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड या नहीं, और एक्सपर्ट्स इस पर क्या कहते हैं। दैट इज़ व्हाट आई वांट टू नो फ्रॉम नाउ। एक्सपर्ट कुछ भी कहते रहें और हम कुछ भी कहते रहें, होगा उसी वक्त जिस वक्त हुकूमती मंशा होगी। लग तो ये रहा ख्वाजा आसिफ की बातों से, अल्लाह करे कि हमें टब में और हमाम में पानी जमा ना करना पड़े, हम रिजर्वायर्स में करें कि डैम में करें, कहीं भी करें, खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि ना करें तो फिर हम दोबारा से ये चीज़ें देखते रहें। एक ब्रेक ले रहे उसके बाद शेरदास। तो जैसा कि एक बड़े मशहूर मुफक्किर का कौल है कि पाकिस्तान की टीम क्रिकेट मैच जीत जाए तो अल्लाह शुक्र और हार जाए तो अल्लाह सब्र। आपको पता चल गया होगा कि ये मशहूर मुफक्किर कौन है। हाँ, कल अच्छा ये हुआ कि जब आप ये कह रहे थे कि लग गई तो मैंने लगा नहीं ली, मैंने कहा कोट नहीं किए थे कोई पैसे, वरना मुझे शर्त लग गई। नहीं लग गई बोला था, नहीं मैंने शर्त कहा था मैंने तो हुआ। So thank God I did not quote any money, वरना ये मसला हो रहा था, बिकॉज आई वाज सो कॉन्फिडेंट कि कैसे पाकिस्तान हार जाएगा अफगानिस्तान से। लेकिन ये क्या बात कर लेकिन पाकिस्तान ने बोला नहीं, हम डिसाइड करेंगे कि हमें फाइनल किससे खेलना है। नहीं बॉस, हमें अफगानिस्तान से ये सवाल उस वक्त करना चाहिए था जब पहला मैच होता। कैसे पाकिस्तान जीत गया अफगानिस्तान से, ऐसे नहीं बॉस, बिल्कुल क्लियर सी चीज़ है। सलमान अली आगा कप्तान, उन्होंने वो कल आए प्रेस ब्रीफिंग उन्होंने की, उन्होंने कहा कि जी हम कंसिस्टेंट नहीं है। यार कंसिस्टेंट नहीं है, हमें पता है। प्रॉब्लम ये है कि आप अगर सलमान अली आगा कप्तान साहब आप सिर्फ अपने आप को देख लेना कि आप रन आउट किस तरह हुए हैं तो अंदाजा हो जाएगा कि क्या टेक्निकलिटी के साथ। यू रन इन अ स्ट्रेट लाइन। सलमान अली आगा टेढ़े भाग रहे थे, he was copying विराट कोहली। वो टेढ़े भाग रहे हैं और टेढ़े भागते भागते उन्होंने बैट स्लाइड भी नहीं किया। ये वो कॉमन बेसिक गेम अवेयरनेस होती है यार। उसके बाद मुझे हारिस की समझ में नहीं आती, हारिस रऊफ नहीं, मोहम्मद हारिस। इसीलिए कहते हैं कि नाप तोल के बोलना चाहिए, बहुत जल्दी नहीं बोलना चाहिए। एंड देन अगेन जिसके लिए सबसे ज़्यादा हमने वाउच किया है साहबजादा फरहान। अगेन आप ये देखें सादिया कि अफगानिस्तान कल जब आया बैटिंग करने के लिए तो उसका पहला खिलाड़ी जल्दी आउट हो गया। उसके बाद दे स्टक टू देयर प्लान और दे ग्लूड देमसेल्व्स इनटू द पिच, क्योंकि ये पिच ऐसी नहीं थी कि जिस पे फखर जमान बार बार बाहर निकल के मारे हैं। ठीक है, और फखर जमान जैसा बैटर जो एक एक्सपीरियंस बैटर है, हैड बीन प्लेइंग सिंस सो मेनी इयर्स एंड इयर्स, एंड अ पर्सन जिसके लिए आपने वाउच किया हो, जिसके लिए आपने लड़ाइयाँ लड़ी हो इन अ वे कि यार दिस पर्सन हैज टू बी इन द टीम, आइदर यू गेट इंजर्ड और आइदर आप इस तरह के डिस्मिसल्स देते हैं कि आप बोलते हैं यार ये आपका एक्सपीरियंस बैटर है जो आपके साथ ये कर रहा है। एग्जैक्टली। तो क्रिकेट एक्सपर्ट सैयद हैदर हमारे साथ मौजूद है। हैदर भाई अस्सलाम वालेकुम। और मैं ये तो कहूँगा नहीं कि वही हुआ जिसका डर था। हमें पता है कि क्या होता है, हमें पता है कि हमारी टांगें जो हैं वो हिलती भी नहीं है जब वो स्पिन करना शुरू कर देते हैं अफगान, और फिर हुआ यही। सो मैं पहले तो ज़रा सर सम अप करें, हाउ डिसअपॉइंटेड यू आर, क्या लगा हमें तसल्ली दे कोई? जी देखें, एक बात मैं कहूँगा, आपने अभी बात की स्पिनर्स की, लेकिन अगर आप मैच की समरी देखें तो उसमें स्पिनर्स पे विकेटें इतनी जल्दी नहीं गिरी, इतनी फास्ट बॉलिंग पे गिरी हैं। फारूकी की गेंद पर जिस तरह सेकंड टाइम आउट हुए हैं साहबजादा फरहान,
उनका पाँव हिलता नहीं है, फुटवर्क बिल्कुल भी नहीं है, इनकमिंग बॉल पे आउट हो रहे हैं। फखर जमान का आपने खुद कहा कि वो गेंद की बॉल की रेंज में आ ही नहीं रहे, ना उनका बैट आ रहा है। साइम अयूब का भी यही प्रॉब्लम है। और सलमान अली एज ए कैप्टन उन्होंने जो आज गलती की है, मैं समझता हूँ उस पर तो उनको मुकम्मल सजा देनी चाहिए। आप जो है वो बगैर देखे भाग रहे हैं, देख भी नहीं रहे हैं, ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। ऐसा लग रहा था पाकिस्तान शायद हारना चाह रहा था ये मैच, मुझे ऐसा लग रहा था। एक्चुअली यस, और बोलते हुए इतना डर लगता है बिकॉज यू डोंट वांट टू पुट इट इन दैट वे, बट द प्रॉब्लम इज कि आप खेल ऐसे रहे कि ऐसे गली क्रिकेट के बच्चे भी इससे ज्यादा सेंसिबल गेम एग्जैक्टली खेल लेते हैं। किसी भी बैट्समैन ने जिम्मेदारी नहीं ली बैटिंग में, ना किसी ने कोशिश की कि हम आखिर तक। अगर आप अफगानिस्तान की बैटिंग देखें, उनकी पहली विकेट गिरी, लेकिन उसके बाद सादिकी और दूसरे उनके जो ज़दरान थे, रहमत ज़दरान, उन दोनों ने इनिंग बनाई, दोनों ने 60 प्लस रन किया। और मजे की बात ये, सादिकी जो है वो तो बिल्कुल जूनियर प्लेयर हैं और उनके खिलाफ हमारी टॉप क्लास बॉलिंग, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो आप हमें कुछ तो उनसे तो कम से कम सीख लेना चाहिए कि उन्होंने इनिंग बनाई अपना। उनको पता था ये पिच जो है 200 प्लस की नहीं है, ये 160-150 की पिच है, उनको पहले से पता था। और पाकिस्तान ने उसको चेस नहीं किया, पाकिस्तान ने पिच को नहीं चेस किया। पाकिस्तान ने बगैर देखे, वो समझ रहे शायद 15 ओवर में स्कोर करके आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। इट्स नॉट एवरी डे संडे। हमारे लिए ये शेमफुल है हैदर साहब, हमारे लिए ये शेमफुल है कि एक यंग टीम इन अ वे के उनका एक्सपीरियंस ओवरऑल क्या है, उनके पीछे लेगेसी कितनी है, आप जमानों से क्रिकेट खेल उनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आई डोंट एग्री सर एंड मैम, आई डोंट एग्री टू दैट। हम के वो एक यंग टीम है, राशिद खान, मोहम्मद नबी, इब्राहिम ज़ादरान, एवरीवन यंग, नॉट इन टर्म्स ऑफ फैसल एज, यंग इन टर्म्स ऑफ कि उनको क्रिकेट खेलते हुए उनकी पूरी नेशन को कितना वक्त हुआ है और आप कब से क्रिकेट खेल रहे हैं। सर तो आप अपने प्लेयर्स तो देखें ना, आप अपने प्लेयर्स देखें कि वो अगर इतने अरसे से खेल भी रहे हैं, अगर आप अपने 5 प्लेयर्स शुरू के उठा के देख लें, नबी का उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। फिर अब जरा बात कर लेते हैं विकेट कीपर हारिस की। रीडिंग द पिच इज द बेसिक, यही तो ना, मैं यही तो कह रहा हूँ। अच्छा, अब ये हारिस साहब, ये किस मर्ज की दवा है ये? मुझे याद नहीं आखिरी बार हारिस ने कोई ऐसा स्कोर किया हो जिस पे मैं और आप ताली बजाएं, और एक ऐसे वक्त में कि व्हेन योर चिप्स आर डाउन, अगर आप अपने खेल के तरीके को तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर पता नहीं आप क्यों है टीम में भाई। देखिए, सितम ज़रीफ़ी ये है कि अभी 2 दिन पहले एक जर्नलिस्ट ने एक आर्टिकल लिखा और हमारे चेयरमैन साहब ने उसको रीट्वीट किया। ये नहीं करना चाहिए था चेयरमैन साहब को, ये बिल्कुल आउट ऑफ मैनर्स है एक चेयरमैन ऑफ पीसीबी का कि वो एक जर्नलिस्ट के उसको रीट्वीट कर रहे हैं। अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर ये खास साफ पता चल रहा है कि आप टीम में ग्रुपिंग करा रहे हैं, क्योंकि वो आर्टिकल टोटली बाबर आजम के खिलाफ था और इनकी सपोर्ट में था। आप ऐसा करेंगे, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, हारिस का मैं आपको प्रॉब्लम बता दूं, हारिस की शॉट सिलेक्शन आज से नहीं हमेशा से बहुत खराब है। उनको नहीं पता कौन सी बॉल पे मुझे कौन सा शॉट खेलना, और उसी तरीके से वो आउट हो रहे हैं। फिर पिछले मैच में उन्होंने बैट तोड़ा, इस पे तो पनिशमेंट होनी चाहिए थी, इस पे सजा दे कि आपके पास मैनर्स नहीं। ये कोई गली क्रिकेट नहीं है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट है। इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको सोबरनेस दिखानी पड़ती है। आउट हो गया कोई बात नहीं, आपने वहां बैट तोड़ दिया, और फिर टीम ने कुछ उस पर रिएक्शन ही नहीं दिया। मैनेजमेंट ने, ना टीम मैनेजमेंट, ना बोर्ड, किसी ने नहीं दिया। इवन रेफरी तक ने रिपोर्ट नहीं किया। ये मुझे गुस्सा इस बात का कि रेफरी ने इस केस को रिपोर्ट नहीं किया। तो इन चीजों से आप क्रिकेट बढ़ा नहीं सकते, बेहतर नहीं कर सकते। क्रिकेट हमेशा इस तरह नीचे जाती है। इवन सलमान की जो बात कर रहे थे फैसल, What was that run up like? मतलब वो क्या था, वो क्या उनके जहन में था? उनको लग रहा था कि मैंने विराट कोहली की तरह भागना है और मैं अगला बैटर जो है उसको जगह दे रहा हूँ। उनके जहन में क्या था जब उनको लगा कि इतना क्विक उन्होंने रन अप लेना है अपना बैट फॉरवर्ड करके, और वो बेसिक है जो वो नहीं समझ पाए? मेरे ख्याल से वो ब्लैक आउट था बिल्कुल उनके माइंड में, वो था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। उन्होंने कॉन्सेप्ट एक बनाया। देखिए, आप जब भी बैटिंग करने जाते हैं एज ए कैप्टन, आपकी दोहरी जिम्मेदारी है, लेकिन एज ए बैटर आपकी जिम्मेदारी है, कॉन्सेप्ट क्लियर आपके माइंड में होता है, कितना मुझे मैनेज करना है, कौन सी बॉल पे कितने रन करने हैं, ये बड़ा क्लियर होता है। और आजकल तो साइंटिफिक क्रिकेट हो गई है। आजकल कोचेज जो है, एनालिस्ट जो है, पूरा इनिंग बना के दे देते हैं कि ये बॉलर यहाँ से इस करेगा, ऐसे करेगा। उसके बावजूद हमारी टीम का जो रिएक्शन है, हमारी टीम का जो हमारे रिफ्लेक्सेस हैं, यकीन जानिए ये ऐसे हैं
कि ऐसा लगता है हम जो है ना कोई क्लब क्रिकेट या गली क्रिकेट देख रहे हैं। ये इंटरनेशनल लाइक कि पता नहीं कोई बहुत ज्यादा कार्ब फिल्ड डाइट्स इनके पास होती है जिनसे इनके ब्रेन्स जो है वो फॉगी हो जाते हैं या ब्लर्ड हो जाते हैं। दूसरा एक ये भी प्रॉब्लम है कि एक होते सादिया ने कहा कि पिच रीड नहीं कर रहे, अरे भाई गेम भी रीड नहीं कर रहे। फर्ज कीजिए आप ओवर में 2 चौके आ गए, गेम अवेयरनेस, बिल्कुल गेम अवेयरनेस बिल्कुल नहीं, आपके ओवर में 2 चौके आपने मार दिए, इट्स गुड। या उससे पहले वाले ओवर में आपके 16 रन आपने बना लिए, इट्स गुड। तो मैं अब रन रेट के हिसाब से खेलूं ना। इन सबको कहाँ जाना था कल शारजा में? कल क्या कोई पार्टी वार्टी थी रात में जो बहुत जल्दी थी सबको जाने की? दिस इज हिलेरियस। आप नहीं कर सकते। और उसके बाद उससे भी ज्यादा तकलीफ दे बात पता है क्या होती है? जब कप्तान कहते हैं कि हम सिर्फ 18 रन से तो हारे। अरे भाई वो जो आखिर में आके टेलेंडर मार रहा है उसको आप क्यों अपने खाते में डाल रहे हैं? द गेम वॉज गॉन। इससे पहले कि भी वो शुरू होता वो खत्म हो चुका था गेम। सो यस प्लीज गो ऑन। फैसल उससे ज्यादा सितम ज़रीफ़ी ये है कि हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स या जर्नलिस्ट वो ये लिख रहे हैं कि अगर हारिस रऊफ शॉट्स मार सकता था तो दूसरे बैटर क्यों नहीं कर सकते थे? यार ये एग्जांपल मत दें प्लीज। जो टैलेंडर हैं वो टैलेंडर्स हैं, उनको आप बैट्समैन नहीं कह सकते। आपके जो एस्टैब्लिश्ड बैट्समैन फ्री स्टाइल खेल रहे हैं। एग्जैक्टली वो तो फ्री स्टाइल खेल रहे थे, लग गई नहीं लगी कोई बात नहीं। लेकिन हमारे जो ओपनर स्लॉट के बैट्समैन है, मिडिल ऑर्डर के हैं, उनको गेम बनाने का अभी तक सेंस ही नहीं है। गेम कैसे बनती है वो चाहते हैं कि अब फखर जमान कितना साल हो गए, 16 साल हो गए, 15 साल उनको खेलते हुए, अभी तक भी अगर उनको नहीं समझ में आ रही है गेम अवेयरनेस, तो फिर मैं कहता हूँ वाकई फिर तो हमें ये कह देना चाहिए कि पाकिस्तान में क्रिकेट जो है ना ख़त्म हो चुकी है। पाकिस्तान में अब क्रिकेट का कोई वजूद नहीं है। वो क्रिकेट थी जो यूनुस खान, आसिफ शफीक और अजहर अली अपने साथ ले गए। अब ये जो हो रही है क्रिकेट, ये तुक्केबाजी हो रही है। जी हाँ, तुक्केबाजी है। और इसी तुक्केबाजी में बहुत से तुक्के जो हैं वो इस वक्त टीम में बैठे हुए हैं। हैदर भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, थैंक यू सो मच। सो द थिंग इज के आप देख लें कि तुक्के लग रहे हैं, जिस दिन लग जाता है उस दिन सेलिब्रेट कर लेते हैं, उस दिन हम जीत जाते हैं। उस दिन हार गए तो फिर हार गए तो फिर आगे फिर क्या ही करे बंदा ना। क्रिकेट हमारी जिंदगी की तरह हो गई है, चलती ही रहती है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होंगे। डाउन ही आ रहे हैं क्रिकेट में, तो लाइफ इज बेटर देन क्रिकेट। या वेलकम बैक। खबर वालों को खबर बनते देर नहीं लगती, और हुआ यही। दोस्त इंस्टाग्रामर्स, यूट्यूबर्स जो दिन रात वीलॉग्स बना रहे थे एंड ऑल, दे आर बिहाइंड द बार्स। ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट साद AKA डकी भाई। और अब ऐसा भी हो रहा है कि बहुत सारे दीगर यूट्यूबर्स हैं वो गिरफ्तार हो रहे हैं। क्यों जी? क्योंकि एक गैम्बलिंग ऐप है उसको प्रोमोट करने की पादाश में। तो NCCIA पंजाब के हमारे साथ आसिफ इकबाल साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर ये ज़रा केस है क्या, ज़रा बताइएगा कि व्हाट इज़ द सिचुएशन, और इन लोगों को क्यों गिरफ्तार किया, ये कर क्या रहे थे ये लोग? जी, जैसा कि आपने अपने इंट्रो में बताया कि ये कुछ इलीगल एप्स हैं, उनकी प्रमोशन के हवाले से और उनके ऊपर लोगों को जो है ये कन्विंस करने के हवाले से कि लोग, बच्चे खास तौर पे जो हमारे यूनिवर्सिटी और कॉलेज के हैं, उन्होंने काफ़ी उसके ऊपर जो है डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जिनके ऊपर इन्वेस्ट किया। सिर्फ यही नहीं, और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट की कुछ इस तरह की एप्लीकेशंस हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर फ्रॉड कर रही हैं। उस हवाले से जो है वो ऑपरेशन शुरू किया गया है कि इन चीज़ों को रोका जाए और हमारी यूथ को ये बताया जाए कि ये चीज़ें जो है ये पाकिस्तान में इलीगल हैं। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से लोग क्रिप्टो करेंसी का, आज भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट करते हैं, और उनको बताना, ये हम समझते हैं कि उनको बताना चाहिए कि ये क्रिप्टो की डीलिंग इलीगल है। तो इनकी प्रमोशंस, इसमें इन्वेस्ट करना, इसमें बिजनेस करना, क्योंकि हमारे कानून के अंदर ये इलीगल है, तो इसलिए जो है ये एफर्ट की गई। ठीक है, ज़रा बताइएगा कि इसमें कितने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, फेमस यूट्यूबर्स हैं जिनके केसेस चल रहे हैं? देखिए, अभी तो 2-3 लोग हैं कि जिनके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया गया, बट ये बिल्कुल पर्पस नहीं है कि बिल्कुल यहाँ पे यूट्यूबर्स के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। ये मिथ गलत है, ये इस तरह से बिल्कुल नहीं है।
यानी जो इलीगल काम कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन जो है वो भी इस हवाले से कि उन सब के खिलाफ जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, कोशिश ये की जा रही है कि बच्चों को, लोगों को, इन लड़कों को जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनकी बात सुनी जाती है, इनको रोका जाए इस चीज से और फर्दर जो है इसको फैलने ना दिया जाए। ये जो यानी बेटिंग का या इस तरह का जो इलीगल काम है उसको रोका जाए। तो 2-3 लोग, आपने क्रिप्टो का जिक्र किया अभी, क्रिप्टो की इलीगैलिटी के बारे में जरा बताइएगा हमें। एज फार एज आई इवन नो इसकी डिटेल्स मेरे पास तो कम से कम नहीं है इलीगैलिटी की। व्हाट इज एट योर साइड? जी मैं आपको बताता हूँ। 2020 में स्टेट बैंक की तरफ से एक था लेटर जिसमें इसको इलीगल करार दिया गया था। और दूसरी ये चीज है कि क्योंकि अभी पाकिस्तान में जो रेगुलेटर जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, तो इसलिए हमने इस हवाले से जब तक स्टेट बैंक इसको लीगल करार नहीं देता तब तक ये उसी हवाले से इलीगल रहेगा। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के डायनेमिक्स और हैं। पूरी दुनिया में ये कहा जाता है कि क्रिप्टो जो है वो लीगल है और क्रिप्टो में बिजनेस किया जाता है। हम भी, मैं खुद भी कंप्यूटर साइंस का बंदा हूँ, आईटी का बंदा हूँ। हम चाहते हैं, हमें पता है कि अल्टीमेटली इसको चैनलाइज करना पड़ेगा, लेकिन ये गवर्नमेंट के लेवल पे होना है और जब तक ये नहीं है तब तक इसको एज एन इलीगल करेंसी ही डील किया जाएगा। मैं आपकी बात से समझ पाया हूँ कि दे वर यूजिंग दोज गैम्बलिंग एप्स जिसमें क्रिप्टो भी इन्वॉल्व था। ऑन द कॉन्ट्ररी टू द थिंग कि जी पाकिस्तान जो है वो क्रिप्टो में बहुत आगे जाना चाह रहा है, बट किस तरीके से कर रहे थे ये? वो ना सिर्फ ये कि खुद भी कर रहे थे आसिफ साहब, बल्कि वो जाहिर सी बात है इनके लाखों में फॉलोअर्स हैं, उनको भी तरगीब दे रहे थे। व्हाट वाज देयर मॉडस ऑपरेंडाई? इनका एक ही काम है कि ऑब्वियसली इन्होंने पैसा कमाना होता है। आपने देखा होगा टिकटॉक के ऊपर लाइव सेशंस जो चल रहे होते हैं। मैं सोशल मीडिया का छोटा सा स्टूडेंट हूँ। मैंने ये देखा है कि उसके ऊपर इंतहाई नेक्स्ट लेवल की वल्गैरिटी चल रही होती है। इतना घटिया कंटेंट चल रहा होता है कि आप उसको सुन नहीं सकते। अगर मेरे जैसा बंदा सुनने में शर्म महसूस कर रहा है तो हमारे बच्चों का क्या होगा? तो अल्टीमेट कहीं से यानी पैसे जो है वो कमाएं, बट इनका कंटेंट फिल्टर आउट होना चाहिए। इनके कंटेंट को, ये हमारी जिम्मेदारी है, लोगों की जिम्मेदारी है। वो जो सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हुए हमारे इन्फ्लुएंसर्स, हमारे और इदारे को भी उनसे कोई जाती रंजिश नहीं है, किसी भी इदारे को, लेकिन बस जस्ट ये है जरूरत ये है थोड़ा सा फिल्टर आउट कर दिया, उसको फिल्टर भी किया जा सके। जो आगे भी बच्चे हैं कि उनको पता भी है कि ये लीगल है या लीगल नहीं है, और अगर उनको कोई गलत तरकीब दे रहा है तो उसको भी रोका जा सके। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला हमारे शो के लिए। वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो एंड नो कि अभी इस इक़दाम उठाए जा रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम जो मेरे लिए थोड़ा अलार्मिंग है फैसल, वो ये कि भाई जो हमारी आने वाली जनरेशन है और जो ये जनरेशन है जो ग्रो अप कर रही है, रेडी हो रही है सोशल मीडिया के लिए, वो कितनी अवेयर है कि वो किस जंगल में जा रहे हैं। दे कैन बी यू नो इन अ स्ट्रगल, ना सिर्फ मेंटल बल्कि अपनी आगे ज़िंदगी में जो भी करियर्स वो चुनने जा रहे हैं उसके साथ। ऑल राइट, चलिए अब से मुलाकात होगी, कर रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।